Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 7th November of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 15 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। चलिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी है वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो आप एनालिसिस करते हैं हम लोग, पूरी वो पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको वीडियो अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, कोई नया वीडियो अपडेट होता है तो वो भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, पेंसिल्वेनिया लीड्स गेट्स बिडेन क्लोजर टू विक्ट्री, कि पेंसिल्वेनिया की जो लीड है उसके कारण जो बिडेन की विक्ट्री क्लोज है, वो क्या कहते हैं, जो 270 के क्लोज आ गए हैं, कहते 270 के मार्क के। ट्रम्प रिपीट्स क्लेम ऑफ स्टोलन इलेक्शन, कि अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि कहते हैं वोटिंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई है, उनके इलेक्शन जो वोट्स हैं वो स्टोल किए गए हैं, वे क्या कहते हैं कुछ गड़बड़ी है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा इसमें कहा गया है कि हैविंग ऑलरेडी पिक्ड अप 253 इलेक्टोरल वोट्स, की इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स 253 क्या कहते हैं जो बिडेन पहले ही मार्क कर चुके हैं, और उनका लग रहा है कि वो जल्दी उनको अपॉइंट क्या कहते हैं 270 मार्क क्रॉस कर लेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है, क्या कहते हैं कि इंडिया वोंट एक्सेप्ट, इसमें दिया गया है कि टेक्निकल मिलिट्री एक्शंस कैन स्पाइरल इनटू लार्ज कॉन्फ्लिक्ट, कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि इसमें कहा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का कहना है कि इंडिया कोई भी एक्शन नहीं लेगा जब तक दूसरी तरफ से एक्शन नहीं आता। कोई भी शिफ्टिंग हम पॉसिबल नहीं करेंगे, कोई शिफ्टिंग हम नहीं करेंगे एलएसी की, जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। ये बात हुई है जब 8th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई चुशुल पे, जिसमें कहा गया कि जो ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ है, जो चल रहा है स्टैंड ऑफ दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, उसको क्या कहते हैं रिजॉल्व करने के लिए हमें एलएसी शिफ्ट करना पड़ेगा। चाइना ने कहा है कि आप एलएसी शिफ्ट करिए, तो इंडिया के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका कहना है बिपिन रावत का कि हम ऐसे एक्शंस नहीं लेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एलएसी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं ये इंडिया चाइना बॉर्डर है 3488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है। कहते हैं ये, इसको मैसन हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया था, मैकमोहन लाइन। ये दोनों कंट्रीज के बीच में लाइन है। 1913 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने एक ट्राइबेट कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत को फॉर्मलाइज किया गया था। फिर 1957 में हमने देखा था कि चाइना ने ऑक्युपाई किया था अक्साई चीन। फिर 1962 वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया गया, ये मिलिट्री हेड लाइन, जिससे कोई भी इन फ्यूचर क्या कहते हैं इस तरह के एक्शंस ना हो, वॉर ना हो दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए। इसको कई बार रिजॉल्व करने की भी बात की गई थी, जैसे 1976 में बात हुई इंडिया चाइना के बीच में। फिर 1988 में राजीव गांधी विजिट किए थे चाइना और उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की गई थी। फिर 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। फिर 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ। 2003 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हुई। 2009 में भी 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हुई। 17 राउंड की टॉक हुई, लेकिन इस बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं है। अभी रिसेंटली एनएसए के जो अजीत डोवाल है, उनको अपॉइंट किया गया है इस स्पेशल एनवाई फॉर टॉक्स के लिए, इस तरह की बातों के लिए, जो ये मिलिट्री हेडलाइन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सीवियर पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू चोक कैपिटल, कि जो अभी भी जो कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली, वहाँ पे भी अभी सीवियर पॉल्यूशन देखा जा रहा है, वर्स्ट कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी में अभी भी है। ऐसा क्या कहते हैं सीपीसीबी का कहना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने कहा 24 आवर ये जो आर एवरेज हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स का, उसमें माना गया कि दिल्ली में 406 वहाँ का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो काफ़ी ज़्यादा है, वेरी पुअर कैटेगरी में और जल्दी हैजार्डस कैटेगरी में जा सकता है। तो क्या कहते हैं वही बताया गया इसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीपीसीबी, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसे बनाया गया था, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था सितंबर 1974 में, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974।
ये वॉज इंटरेस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। इसके अंदर इसे पावर मिलती है। इसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जैसे प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स की, क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स और वेल्स को क्लीन करने के लिए इसका प्रमोट करना, उसको एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना। और क्या कहते हैं, ये टेक्निकल सर्विसेज इसमें मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ एयर क्वालिटी मिशन की। एयर क्वालिटी कमीशन है, उसके जो नए चेयरपर्सन है वो फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी थे जो MM पुटी, उनको ही चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी। इसमें वही बात की गई। इस न्यूज़ में आप ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं, कभी कभी जब दिल्ली से रिलेटेड जो एग्ज़ाम रहते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन है इस वक्त जो चेयरपर्सन कौन है एयर क्वालिटी कमीशन के, तो वो आप बता सकते हैं MM कोटी है। और कहते हैं जो पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है पैनल स्टार्ट्स वर्क टू चेक स्टबल बर्निंग की। कहते हैं कि एक पैनल बनाया गया है स्टबल बर्निंग को, जो वर्क चालू किया गया था कि स्टबल बर्निंग कंट्रोल करने के लिए, तो देखने के लिए कि कितना इफेक्टिव था। तो देयर आर मैनी कमीशन वर्किंग बट दे हैव टू बी इफेक्टिव, कि कई कमीशन हैं जो वर्क कर रहे हैं स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से इफेक्टिव है, क्या इफेक्ट उनके द्वारा आ रहा है कि नहीं। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। उन्होंने कहा कि स्टबल बर्निंग के कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है दिल्ली में, और क्या कहते हैं कंट्रोल किया गया है लेकिन उतने लार्ज अमाउंट में कंट्रोल नहीं हो पाया है स्टबल बर्निंग को। तो इसमें वही बात किया गया कि कमीशन जो है उनको इफेक्टिव वे में वर्क करना होगा स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, जिसके कारण पॉल्यूशन कंट्रोल जो है कंट्रोल हो सके। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है डेली कोविड-19 केसेस इन दिल्ली क्रॉस 7,000 मार्क फॉर फर्स्ट टाइम। ये कहते हैं कि ये दूसरा जो टाइम फेज़ आया है कोविड का, जो स्प्रेड आया है फिर से, तो अब देखा गया है कि दिल्ली में फिर से केसेस बढ़ गए हैं। लगभग 7,000 मार्क कल क्रॉस हुआ है। टिल द टाइम वी हैव वैक्सीन कंसीडर योर मार्क्स एज वन। कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को आप एक तरह से अपना वैक्सीन ही समझिए और उसको लगाए रहिए कहीं भी पा जाइए, ऐसा उनका कहना है। इसमें कहा गया कि काफ़ी दिनों बाद क्या कहते हैं अब धीरे धीरे दिल्ली में भी केस बढ़ने लगे। अभी कंट्रोल हो गया था लेकिन फिर से देखा गया है कि कल 7,178 न्यू केसेस 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं दिल्ली में। तो काफ़ी सोचने की बात है कि वहाँ के लोगों को आप मास्क को एक वैक्सीन तरह के एक रूप में यूज़ करना चाहिए जिससे हम स्प्रेड को रोक सकें, ऐसा चीफ मिनिस्टर का कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला गाइडलाइन वो एडिटोरियल आता है एलिमनी गाइडलाइंस। इसमें अर्ली इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस लॉस इज द मस्ट टू प्रोटेक्ट डिपेंडेंट वुमेन। कहते हैं एलिमनी गाइडलाइंस, वैसे जैसे कोई भी जैसे डाइवोर्स हो जाता है किसी के बीच में, तो जो एलिमनी के रूप में क्या कहते हैं आपको अमाउंट मिलता है वुमेन्स को, वो क्या कहते हैं उसके लिए गाइडलाइंस लाई गई है। क्योंकि अभी एक केस आया था उसमें कहा गया था एक वुमेन्स का क्या कहते हैं उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि उनके डाइवोर्स के बाद उन्हें क्या कहते हैं एलिमनी नहीं मिली, और उनके जो हस्बैंड थे, पास्ट हस्बैंड जो क्या कहते हैं वो उसे उन्हें एलिमनी नहीं दे रहे थे। इसमें वही बात की गई है पूरे एडिटोरियल। इसमें वही कहा गया है गर्ल्स आर मैरिड ऑफ अर्ली एंड बियर चिल्ड्रन लॉन्ग दे ट्रिगर अ स्टेट ऑफ पुअर मैटरनल हेल्थ, की उनको पुअर मैटरनल हेल्थ होती है। इसमें पूरा वही बात की गई है कि हाई लेवल्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन इंडिया के कारण क्या कहते हैं हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। इसमें ये भी कहा गया है पार्लियामेंट एंड द कोर्ट्स हैव पर्सिस्टेंटली इनेक्टेड लेजिस्लेशन टू गिव वुमेन बेटर राइट्स, की पार्लियामेंट्स और कोर्ट्स ने बेटर वर्क करने की बात की गई है। लेजिस्लेशन ने बेटर वर्क किया है बेटर राइट्स लाने के लिए वुमेन्स के लिए, जिससे वो उनको हेल्प मिल सके। आर्टिकल 15(3) जो स्टेट कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कि आर्टिकल 15(3) जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अलग से ही डिफाइन करता है कि कहते हैं इस हमें कोई भी पावर ऐसे रोक नहीं सकती स्पेशल प्रोविजन बनाने से वुमेन्स या चिल्ड्रंस के लिए। हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं उनके लिए, ऐसा इसमें बताया गया। जैसे आर्टिकल 39 में भी कहा गया विच डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, की स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए कि इक्वल पे मिले दोनों मैन और वुमेन को। इसमें यह भी कहा गया एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस की जरूरत है एलिमनी के लिए, जिससे जो मेंटेनेंस के रूप में अमाउंट मिलता है वाइफ्स को वो अच्छे से मिल पाए और अच्छे तरह से सबको प्रोवाइड हो सके, कोई उससे वंचित ना रह पाए। इसमें यह भी कहा गया केसेस आर नोन टू ड्रैग ऑन एक्वायर कॉबवेब्स, की गए थे कि हमने कई केसेस भी देखे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रहते हैं उनसे रिलेटेड जो कहते हैं लॉज है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और सेक्शन 125 ऑफ द CRPC अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 19, ये इनइक्विटेबल टू डायरेक्ट हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस, कि ये दोनों जो है
जो ये एक्ट है और जो सेक्शन 125 और द सीआरपीसी है जो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आता है, वो कहते हैं डायरेक्ट करता है हस्बैंड को कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, एक तरह का मेंटेनेंस वुमेन्स को जो वाइफ्स हैं उनकी, जो जिससे उनको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। द कोर्ट ऑल्सो एडेड ऑन हाउ ऑर्डर और डिक्री मेंटेनेंस की कैसे उनको मिलना चाहिए मेंटेनेंस का पैसा, क्या कहते हैं अमाउंट, कुछ भी एलिमनी जो है वो सबको आराम से मिलना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया द टॉप कोर्ट्स वर्ड दैट मेंटेनेंस लॉ विल मीन लिटिल इफ दे डू नॉट प्रिवेंट डिपेंडेंट वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। क्या कहते हैं कि अगर टॉप कोर्ट्स का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कहा है, क्या कहते हैं कि जो लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर एलिमनी नहीं प्रोवाइड होगी, जो डिपेंडेंट वुमेन्स हैं उनको कैसे वो जी पाएंगे, और जो बच्चे हैं उनके वो कैसे जी पाएंगे, वो पूरी तरह से क्या कहते हैं गड़बड़ी हो जाएगी उनके साथ, ऐसा इसमें कहा गया है। पूरे एडिटोरियल में वही एलिमनी गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगला एडिटोरियल। अगला एडिटोरियल आता है बिडेन इंडिया एंड कन्फर्ट इन द ओल्ड नॉर्मल, कि इन जर्नल जैसा हमने देखा कि इंडिया वुड स्टिल बी इन स्वीट स्पॉट इफ देयर इज अ पॉलिटिकल चेंज एंड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस। कि अगर नया स्पॉट आता है, क्या कहते हैं नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है यूएसए में, क्या कहते हैं अगर जो बिडेन यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं इस बार, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इंडिया के साथ उनके भी रिलेशंस अच्छे हैं, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें वही कहा गया जैसे कि हमने देखा कि लॉन्ग एंड हार्ड बिल्डिंग और मल्टीपल विजिट्स टू द रीजन, जैसे कई हमने देखा कि कई ट्रूप्स, कई काउंटर टेररिज्म प्लस कई, जैसे हमने देखा कि ओबामा वॉर्स जो थे उसके कारण क्या कहते हैं यूएसए में कई दिक्कतें आई थी। तो इसमें वही बात की गई है कि मिस्टर ओबामा डिड नॉट गो विद बिडेन प्लान एंड एंडेड विद द फॉलोइंग द मिलिट्री प्लान फॉर सर्ज ऑफ अबाउट 33,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स इंस्टीड। कि उन्होंने बिडेन का प्लान नहीं ऑक्यूपाई किया था, उन्होंने 33 एक्स्ट्रा प्लान जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स थे उनको सर्च कर दिया था। इस पूरे एडिटोरियल में आप पढ़ सकते हैं क्या कहते हैं जो बिडेन का रिलेशन क्या होगा हमारे साथ, उसके बारे में बात की गई है। जैसे इसमें लास्ट में कहा गया है जो बिडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखी जाएगी और देखा जाएगा कि वो रिवर्सेस मिस्टर ट्रम्प्स जो पुल आउट था, जो उनका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग ना प्रोवाइड करना, यूनेस्को, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो उनकी तरफ जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी तरफ जो उनका रवैया था मिस्टर ट्रम्प का, वो कैसे चेंज होता है, रिवर्स करते हैं जो बिडेन कि वो उसी के उस पर रहते हैं कि जैसे उन्होंने किया हम भी वैसे ही सोचेंगे। अगर ऐसा होता है तो कई चेंजमेंट आ सकते हैं, नहीं तो यूएस में कई जो वोटिंग प्रोसेस है लोगों ने इसीलिए मैक्स बहुत ज़्यादा वोट किया है कुछ चेंजमेंट लाने के लिए, और कुछ लोगों को उनकी पॉलिसी अच्छी थी मिस्टर ट्रम्प को तो उन्होंने उनको वोट किया है। तो अब देखना है कि कौन जीतता है, इसमें वही बहुत बड़ा है, दोनों का मार्क बहुत इक्वल है, लगभग जस्ट डिफरेंस है। इसमें ये भी कहा गया मिस्टर बिडेन विल बिल्ड ऑन द मिलिट्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट विद इंडिया, कि मिस्टर बिडेन अगर बनते हैं तो वो एक तरह से फाउंडेशनल एग्रीमेंट, मिलिट्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं इंडिया के साथ, जो एक तरह से मिलिट्री कॉपरेशन और पुश करेगा सेल ऑफ यूएस मिलिट्री हार्डवेयर, की जो यूएस मिलिट्री हार्डवेयर है उसको उसकी सेल को इंडिया में बढ़ाएगा, जिससे इंडिया में लोग इंडिया इंडियन गवर्नमेंट उसे खरीदेगी। तो इसी तरह का ये मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर सकता है इंडिया के साथ अगर मिस्टर बिडेन यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है मार्केट डिक्टेट्स एंड अ ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी, कि मार्केट डिक्टेट करता है। इसमें पूरे में बताया गया है जो जीएसटी में जो अनइक्वल जो लोग रहते हैं, जो जिनको दिक्कतें हैं, मोबिलिटी एड्स जो रहते हैं लोगों के लिए, प्रोहिबिटिव बर्डन ऑन द एबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड सिटीजन, जो डिसेबल्ड सिटीजन्स हैं उनके लिए जो मोबिलिटी एड्स रहते हैं उसमें भी जीएसटी लगाना ये कहाँ से अच्छा है। इक्वालिटी प्रोवाइड होनी चाहिए उनको भी, उनकी जो मोबिलिटी एड्स में उसमें जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे इसमें बात की गई है। इसमें जैसे हमने देखा जो पेटिशनर थे अभी निपुन मल्होत्रा, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के उस पर पेटिशन फाइल की, उन्होंने कहा जो टैक्स इम्पोज होते हैं प्रोडक्ट्स में विच इंक्लूडेड जो इसमें बताया गया है जो व्हील चेयर जैसे मटेरियल है, ट्राईसाइकिल्स हैं डिसेबल्स के लिए, या ब्रेली पेपर, ब्रेली वॉचेस, इन सब में जीएसटी टैक्सेस लगाने पर ये पेटिशन फाइल की गई है निपुन मल्होत्रा द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर। कहते हैं इनके ऊपर आप क्या कहते हैं अगर लगाते हैं, बट द कोर्ट इंडिकेटेड दैट द स्कोप इट्स पावर टू रिव्यू द लेवाई वाज लैंडेड, कि इन तरह की चीज़ों पे टैक्स लगाना इट वाज सेड अ मैटर ऑफ पॉलिसी, कि एक तरह से पॉलिसी है इसीलिए लगाया गया है, इसमें ये बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है जैसे इन चीज़ों पे जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनके ऊपर ये इस तरह का लगाना ये गलत है। इसमें ये जो पेटिशन फाइल है उसमें कहा गया है, इसमें ये भी कहा गया है एडिटोरियल में कि द नेचर एंड रेट ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन अ प्रोडक्ट कैन इम्पीच बोथ ऑन पर्सन फ्रीडम एंड ऑन पर्सन राइट, कि ये जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वो पर्सनस के फ्रीडम या पर्सनस के राइट के ऊपर भी कहते हैं इम्पीच करते हैं।
जैसे देखा गया है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोविंस है जो कोर्ट्स इन कनाडा एंड कोलंबिया अमंग अदर्स हैव रिसेंटली हेल्ड टू एग्जामिन वेदर और नॉट एन imposition ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं कि जो इम्पोज होता है टैक्स वो किसी फंडामेंटल राइट्स को डैमेज तो नहीं करता है। उस पर क्या कहते हैं वहाँ की कनाडा और कोलंबिया की कोर्ट से देखा एग्जामिन किया गया और फिर क्या कहते हैं टैक्स इम्पोज किया जाता है। इसमें पूरे में वही बात की गई है कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो जैसे व्हील चेयर में जो टैक्सेस लगते हैं उनके कारण जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, दिव्यांग लोग जो हैं, उनको क्या कहते हैं दिक्कतें हो सकती हैं खरीदने में। क्या कहते हैं अगर उनकी कहते हैं खरीदने में दिक्कत हो सकती है, जैसे जो क्या दिव्यांग हैं सब लोग, तो क्या कहते हैं जितने लोग, तो क्या कहते हैं उनको जैसे जो ब्रेली पेपर्स होते हैं उनमें दिक्कत हो सकती है खरीदने में, महंगा है तो ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको एजुकेशन में भी उनका इफेक्ट आ सकता है। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया था टैक्स प्लेसेस अ प्रोहिबिटेड बर्डन ऑन द एबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड सिटीजन। क्या कहते हैं कि ये टैक्स जो लगते हैं उसके कारण वो एक प्रोहिबिटिव बर्डन है डिसेबल्ड सिटीजन्स के लिए, जो वो खरीद नहीं सकते उनके बेसिक गुड्स, जिसके कारण जैसे अगर व्हील चेयर नहीं होगी तो वो कैसे चल पाएंगे। तो वो एक तरह से उनका एक बेसिक गुड्स होता है जो अगर नहीं मिलता उनको तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छे तरह से वो नहीं जी पाएंगे। और जैसे ब्रेली पेपर हो गया तो उनकी एजुकेशन नहीं इंप्रूव हो पाएगी। इसमें एट लास्ट कहा गया टू फ्री टैक्सिंग स्टेटस फ्रॉम द रैम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिस्क द एंट्रेंचिंग ऑफ इनइक्वालिटी। कि इस टैक्सिंग स्टेटस को ख़त्म करने के लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो जो इनइक्वालिटी को हटाने की बात उसको दर्ज पे रखते हुए हमें जीएसटी टैक्सेस जो टैक्सेस लगते हैं इन बेसिक गुड्स में जो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए उसको हमें देखना होगा और कैसे इम्पोज किए गए कितने ज़्यादा अमाउंट में उनको थोड़ा डिक्रीज करना होगा जिससे डिसेबल्ड पर्सन जो है वो अपने बेसिक गुड्स आराम से खरीद सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।